हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फैबुलस। आज हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने कल लीव किया था। कल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें हमने देखा था कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास L प्लस एल था तो L था, इसका मतलब हमने ये देखा था। यानी कि कोई भी क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी तभी किसी फिजिकल क्वांटिटी में ऐड हो सकती है जब दोनों के दोनों क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं आज। क्वेश्चंस जो हमने कल कॉन्सेप्ट करा था। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या कह रहा है। अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस के अंदर इस फॉर्मूले से बता रखी है, गामा पी बाय रो। इसमें अगर आपके पास सिंबल्स के मीनिंग नहीं दिए हुए तो P स्टैंड्स फॉर प्रेशर और रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। तो आपको बताना है कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो ये जो गामा दिखा रखा है आपको, इसके डायमेंशन क्या है। देखो एक दो तरीके हैं। या तो आपके पास अगर पूरी आपकी फिजिक्स रिवाइज हो जाती है, जो हम धीरे धीरे सारी कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ, आपके पास सारे के सारे जो आपके पास चैप्टर है, यूनिट है, वो कर लिए हैं, तो आपको पता है कि गामा जो होता है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, Cp बाय Cv, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये पता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर लिख सकते हो कि गामा क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, अदरवाइज वैसे भी हम देखें तो आपके पास, हम इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा सा, प्रेशर जो है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज mlt माइनस 2 और एरिया L स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, ml माइनस 1 t माइनस 2, ये प्रेशर। और रो डेंसिटी, डेंसिटी को कर लेंगे ml माइनस 3, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, अगर आपके पास इधर से आप देख पा रहे हो, हम इसको रूट में ही सॉल्व करें। ये LHS, ये आपके पास है LHS और हम सॉल्व कर रहे हैं RHS। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे ml माइनस 1 t माइनस 2, गामा हमारा अभी ऐसे का ऐसे है, गामा हम यहाँ पे मानते हैं ये। और आपके पास नीचे यानी कि डेंसिटी वो क्या आएगी, ml माइनस 3। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा L और 2t माइनस 2, इसका अंडर रूट। और अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, L t माइनस 1, इसकी अगर रूट में सॉल्व करेंगे तो गामा आपके पास ऑटोमेटिकली देखो क्या होना चाहिए, LHS और RHS दोनों इक्वल होने के लिए यहाँ भी LT माइनस 1 और यहाँ पे भी LT माइनस 1, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट में कोई नंबर ही नहीं आना चाहिए जो आपके पास LT माइनस 1 अगर LHS RHS के इक्वल करना है तो गामा अगेन डायमेंशन लेस आना चाहिए। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है, बहुत जल्दी आंसर सॉल्व हो जाएगा, जो कि हमें पता होगा, हम जैसे जैसे कोर्स करेंगे यू विल बी क्विक। और अगर आपके पास नहीं भी पता तो डायमेंशन एनालिसिस में आपके पास हर डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, मेनली प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, ये तो पक्का पता होने चाहिए। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस m0 l0 t0। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी B। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज यूनिट्स बट नो डायमेंशन। यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है स्पीड बिल्कुल है, यूनिट भी है और डायमेंशन भी है आपके पास। एंगल, एंगल कल पढ़ा था, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, है ना। तो आपने देखा था यूनिट तो हम लिखते हैं इसकी रेडियन, यूनिट हम रेडियन लिखते हैं, और डायमेंशन है नहीं, ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस, तो ये कैसा हो गया, डायमेंशन लेस, है ना। ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो फर्स्ट ये आपके पास है जो ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में भी होगी L, कपल हो या टॉर्क हो उसके हम देखेंगे आगे, डायमेंशन आप निकाल भी सकते हो। इसकी एनर्जी वाली सेम डायमेंशन आती है ml2 t माइनस 2। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये तो हमने पढ़ा ही था। आपके पास स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स पड़ी थी और लार्ज डिस्टेंसेस के लिए भी, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज लाइट ईयर। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस नोट करने की। सो द आंसर वुड बी डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमने देखी भी दिखल 9.486 इंटू 10 टू द पावर 50। अगला है आपके पास पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड डायमेंशन किसकी होती है, यानी कि अगर पास्कल सेकेंड से देखें, हैज द डायमेंशंस ऑफ, ये यूनिट में दे रखा है आपको। पास्कल जो यूनिट होती है वो आपके पास होती है प्रेशर की।
तो ये आपके पास क्वांटिटी है प्रेशर, और प्रोडक्ट में कौन दे रखा है, प्रोडक्ट में दे रखा है टाइम। और प्रेशर और आपके पास टाइम, इन दोनों का अगर आपके पास प्रोडक्ट दे रखा है तो कौन सी क्वांटिटी बनेगी आपके पास, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो प्रेशर इनटू टाइम, अगर आप वैसे भी देखें ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करें हम, तो हमारे पास प्रेशर है इनटू टाइम है, तो प्रेशर की तो हो नहीं सकती, है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर आपको नहीं भी पता, वैसे हम आगे करेंगे ये भी, जैसे जैसे कोर्स होता जाएगा, मैंने पहले ही कहा था डायमेंशन आपको सबकी यूनिट और डायमेंशन आती जाएंगी। एनर्जी, एनर्जी भी हो सकता, एनर्जी आपके पास उसकी डायमेंशन लेके चले तो ml2T-2 होती है, ठीक है, वो भी प्रेशर इनटू टाइम तो नहीं बनता, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। फोर्स, फोर्स आपके पास ml-T-2 होती है, ये भी नहीं देगी, देखो करके देख लो चाहे आप। प्रेशर होता है ml-1 T-2 और टाइम, तो ये बना देगा ml-1 T-1, ये आएगी, और इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रही। तो बचा कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे इटा से डिफाइन करते हैं। इटा अगर आप इसको देखना चाहो तो इससे निकाल लो, चाहे 6 पाई इटा RV, यहाँ से डायमेंशन निकाल लो तो आपके पास पता चल जाएगा, पास्कल सेकेंड आएगी। नहीं तो आपके पास एक फॉर्मूला और भी होता है, हम अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं तो ये फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। इसकी आपके पास क्या आ जाएगा, dV/dx और इंटू A, हम करेंगे इसको, पर आप ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करना चाहो तब भी आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पार सेकेंड। पार सेकेंड अगेन लार्ज डिस्टेंसेस को नोट करने की यूनिट थी, ये हमने कल देखी थी, वन वाज लाइट ईयर, देन पार सेकेंड एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे देखा था हमने, अगर ये सन है और ये हमारा अर्थ है, तो दोनों को अगर मैं आर्क कंसीडर कर लूं और वो 1 आर्क सेकेंड का एंगल बना रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस होता है किसी सन या स्टार से, इसे हम क्या बोलते हैं, पार सेकेंड। तो बिल्कुल पार सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना। नेक्स्ट आपके पास है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमने अभी देखा है कि आपके पास, हमने स्टार्ट भी करा था एंड भी कल इस पे ही लेक्चर करा था, कि डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ये दोनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए, इक्वल। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो स्टेटमेंट आपके पास ये ट्रू होगी। नेक्स्ट, वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस इज एक्सप्रेस्ड एज, ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, ऐसे एक्सप्रेस करें हम, तो अगर V की वैल्यू वॉल्यूम है, A और B कांस्टेंट है, तो आपको बताना है A और B इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। वैसे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, कैसे डायमेंशन निकाले, पर देखो अभी हमने पढ़ा है होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगेन, कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, सेम हो, है ना। तो प्रेशर की जो डायमेंशन या यूनिट आएगी, वही आपके पास डायमेंशन या यूनिट किसकी होनी चाहिए, A/V² की, बस इतना पता होना चाहिए, उसके बाद तो हम कर लेंगे। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज mlt। देखो अगर आपको अभी भी नहीं पता तो फोर्स mlt-2, जिसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हो तो हम निकाल सकते हैं, और एनर्जी ml2T-2, ये तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आपको इसके डायमेंशंस हमेशा याद रहने चाहिए। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर इसको लिखते हैं तो हमारे पास फोर्स ये और एरिया L², तो प्रेशर की क्या बन गई डायमेंशन, ml-1 T-2, ठीक है। तो A/V² की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम, सेम टू सेम अगर ऐड करना है तो क्या लिखें, A/V² यानी कि वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम L³ से बताते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, L6, तो A को इधर ही छोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, ml-1 T-2 एंड L6, तो क्या आ जाएगी, A की डायमेंशन, A की डायमेंशन आ जाएगी ml5 T-2, तो A की वैल्यू तो हमें मिल गई, डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन आपके पास आ जाएगी ml5 T-2। तो दो ऑप्शन है आपके पास, ये या ये, अभी देख लेते हैं कौन से वाला करेक्ट है। करेक्ट आपके पास, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा बी में अगेन सेम रूल विल अप्लाई, कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी तभी फिजिकल क्वांटिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब दोनों सेम हो। तो V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम में से वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट हो सकती है,
तो बी की डायमेंशन क्या आएगी, बी की डायमेंशन भी वॉल्यूम आएगी। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, बी की डायमेंशन एल क्यूब और ए की आप फाइंड आउट कर ही चुके हो ml5t-2। ओके, नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ ए बाय बी डिवीजन में जब आपके पास फोर्स की वैल्यू दे रखी हो, फोर्स ए एक्स बी टी, इसमें भी आपके पास सिग्निफाई होता है, जो चीज अगर नहीं दी हुई तो यूजुअल उसके मीनिंग्स लेके चलते हैं, वेयर एफ इज फोर्स, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। तो इसको वर्कआउट करते हैं फिर से, LHS और RHS में आपके पास डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम। तो देखो कौन कौन, F और ये AX और ये BT, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इनकी डायमेंशन, दो चीजें तभी ऐड होंगी जब डायमेंशन सेम है ना, फिजिकल क्वांटिटी सेम है। और LHS और RHS वैसे भी आपके पास सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन देख लेते हैं, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, है ना। अब ए की देखिए, ए की आपके पास हमें निकालनी है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा, एल। तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ए की डायमेंशन आ जाएगी MLT-2 divided by L, so that gives me MT-2। तो ए के तो हमारे पास डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट सेम, अगर आपके पास इस AX की कंप्लीट प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, फोर्स के इक्वल, अब BT की भी क्या होगी, फोर्स के इक्वल कर देते हैं। देखो BT शुड ऑल्सो बी इक्वल टू, डायमेंशन में ही लिख लेते हैं टाइम को, should also be equal to MLT-2। तो B क्या आ जाएगा, B आ जाएगा MLT-2 divided by T, that is MLT-3। तो B की भी डायमेंशन आ गई। अब क्या करें, अब A by B को कर देते हैं। A by B देखो क्या आ जाएगा, A by B आ जाएगा हमारे पास MT-2 and MLT-3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L-1 और T-3 ऊपर जाके प्लस का, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो L-1 T-1, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं करा, डायमेंशंस एनालिसिस से हमने सॉल्व करा है, तो आपको पता होना चाहिए डायमेंशन एनालिसिस वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड जो भी आपने 11th-12th में पढ़ा है उधर से आपके पास कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास आज जो हम करेंगे, जो हमने पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के बारे में बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास आपके पास, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, नंबर वैल्यू और यूनिट, है ना, विद नो डायरेक्शन। और इवन इफ इट हैज, अगर डायरेक्शन है भी तो आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमने देखा था, है ना। नाउ विल कम टू नो कि वो वेक्टर लॉज है क्या, ठीक है। तो वेक्टर लॉज आपके पास बाय, व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर लॉज, देखो अगर ये हम जो आज पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट इसके आगे के चैप्टर में आपके पास यूज होंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी जो वेक्टर होता है, सपोज हमने ये 3D एक प्लेन बना लिया, कोई भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर मैं लूँ और इसके पॉइंट हमारे पास है x y z, ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में इसका नाम दे देते हैं ओ ए। ओ ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओ ए को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जे यूनिट डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, के कैप यानी कि आपके पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जी। अब देखो ये अगर आपके पास इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या डिपिक्ट करता है, इस वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड, है ना। ये आपके पास है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हम उसको या तो ऊपर एरो लगा के कर सकते हैं या बोल्ड में लिख देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जो हमें करना है, देखो फर्स्ट आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज का हम प्रोडक्ट कैसे देखते हैं। दो टाइप के प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, वेदर इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर, और अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट आपको दिख रहा है
नाम स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि क्वांटिटी अगर इस प्रोडक्ट से डिफाइंड होती है तो वो क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर। और अगर आप इसको लिखना चाहते हो दूसरे टर्म्स में, इसका नाम और क्या है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बीच में हम क्या सिग्निफाई करते हैं, डॉट। इसको देखो लिखेंगे कैसे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जो डॉट प्रोडक्ट से हम बताते हैं। वर्क डन हम देखेंगे, वर्क डन जो है वो हम बताते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से, है ना। यानी कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर। जो भी क्वांटिटी इनके डॉट प्रोडक्ट से किसी भी वेक्टर्स की बताई जाएगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। और अगली है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। नाम क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे, कैसा प्रोडक्ट होगा, वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन वाइज। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, अब कौन सा थीटा आएगा, साइन थीटा। और ये एन कैप जो है ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो कभी आपको अगर इसका डायरेक्शन बताना हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही हो, जैसे होती है हमारे पास टॉर्क, टॉर्क को हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ। तो ये जो एन कैप होगा ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी, टॉर्क की, और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। देखो कैसे दिखा सकते हैं, हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से अगर आपके पास ये वेक्टर है पहला, ये वेक्टर है दूसरा, हम फिंगर्स कर्ल करें तो हमारी थंब किस में डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, जो क्वांटिटी है। जैसे अगर मैंने कहा कि ये आर है, ये एफ है, तो आर क्रॉस एफ, ये कर्ल, और ये फिंगर्स, ये थंब क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो हम जब भी वेक्टर प्रोडक्ट में देखते हैं आपको पता है कि टॉर्क आर, टॉर्क और एफ ये हमेशा क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये थोड़ी जनरल हमारे पास नॉलेज पता होनी चाहिए वेक्टर की। एक आपके पास रेजोल्यूशन, कभी कोई अगर आपके पास रेजोल्यूशन, हम आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखेंगे कि जब भी अगर आपके पास एक्स एक्सिस से कोई भी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस से, तो उसका प्रोजेक्शन अगर आप इस एक्सिस पे लोगे तो वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, यानी कि इसकी लेंथ वेक्टर की और प्रोजेक्शन कॉस थीटा। और इसी को अगर मैंने y में प्रोजेक्ट करना है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, a साइन थीटा। ठीक है, ये रेजोल्यूशन वेक्टर्स का। आगे आपके पास है कि वेक्टर की लॉज में और एडिशन कैसे बता सकते हो, तो दो लॉज होती है वेक्टर एडिशन की। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ में कैसे करते हैं कि अगर मैंने एक वेक्टर को ऐसे दिखाया है, कैसे, इसका हेड और ये टेल, ये एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड, और ऐसे ही एक आपके पास दूसरा वेक्टर है जिसका हमने क्या करा है, उसको ज्वाइन कर दिया है उसके हेड से दूसरे वाले का टेल, और ऐसे अगर डिनोट करा है तो इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है, यानी कि रिजल्टेंट से हम क्या मानते हैं, आर, यानी कि दोनों का सम, तो a प्लस बी, ये। तो ये आपको कौन बताता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, पहले वाले वेक्टर के, पहले वाला वेक्टर जो आपने लिखा है उसकी टेल और दूसरे वाला वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दो तो ये आपको रिजल्टेंट दे देगा। इस रिजल्टेंट को आप पैरेललोग्राम लॉ से भी देख सकते हो। देखो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि एक अगर डायरेक्शन है आपके पास पैरेललोग्राम की, एक आपके पास साइड है, दूसरे पैरेललोग्राम की साइड बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस अलोंग आएगा, डायगोनल के अलोंग। इसमें भी वही लिखेंगे, डायगोनल के अलोंग क्या आ जाएगा, a प्लस बी। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कौन, थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। ठीक है, तो ये कभी अगर आपके पास जो भी हमारे पास फोर्सेस अगर दे रखी हो और फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो आपके पास किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या कोई भी एंगल दे रखा हो तो हम ये रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चंस करके देखते हैं जो भी हमने करा है उसके बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको इनमें से पिक आउट करनी है जो स्केलर क्वांटिटी हो, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट आपके पास हो। ठीक है, तो फोर्स, फोर्स तो आपके पास वेक्टर होती है, इसे हम लिखते भी हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके पास हम इसकी डेफिनेशन में ही लिखते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो ये भी कैसी है, वेक्टर। स्पीड, स्पीड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका काउंटर पार्ट अगर वेलोसिटी होता है तो वो वेक्टर होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीड। मोमेंटम अगेन ये भी वेक्टर है।
नेक्स्ट स्टेप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको वेक्टर क्वांटिटी पिक आउट करनी है इनमें से। वेक्टर क्वांटिटी टाइम नहीं है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें से आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगला है कि आपके पास पूछ रखे कि अगर दो इक्वल फोर्सेस हैं और उनका रिजल्टेंट भी उसी फोर्स के इक्वल है, तो आपको बताना है किस एंगल पे वो दोनों के दोनों फोर्सेस इंक्लाइंड है। ठीक है, तो कोई आपके पास फोर्स है ये भी, और एक और फोर्स है, और इसका जो आपके पास रिजल्टेंट भी है वो भी आपके पास क्या है, फोर्स, यानी कि तीनों का तीनों आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखो हमने अभी पढ़ा था रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस अब है क्या कि आर ए बी ये सारे के सारे क्या है, फोर्स के इक्वल है ना, इक्वल फोर्सेस भी है और आपके पास रिजल्टेंट भी क्या है, इक्वल है। तो देखो क्या कर देंगे, F इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, हमारे पास f स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी f स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको दे देगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, या अगर हम लिखें कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस हाफ, यानी कि -हाफ आ गया, है ना। -हाफ यानी कि आपके पास ये किस पे आ जाता है, कॉस, यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 60 पे, और अगर ये हम नेगेटिव साइन हटाना है तो हम इसको कौन से वाले क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, सेकंड में। तो 180 माइनस 60, थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 120। ठीक है, कि आपके पास वेक्टर के अगर लॉज में अगर कोई भी पूछ लेते हैं रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमें लगाना आना चाहिए। रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का हमेशा हम इस फॉर्मूले से बताएंगे। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, आज हमारे पास ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट, दैट इज काइनेमेटिक्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कल से उसको स्टार्ट करेंगे सेशन को। तब तक के लिए कीप लीडिंग, कीप लर्निंग, सी यू टुमारो।